दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है ड्रॉट मैनेजमेंट इन इंडिया। अब ड्रॉट का मतलब क्या होता है हिंदी में? सूखा। कल मैंने आपको पढ़ाया था बाढ़, ठीक है? तो सूखा का उल्टा क्या होता है? इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर पानी का अभाव है और यहां पर क्या है? पानी का अधिकता है। तो व्हाट डज दिस मीन? कि बोथ द थिंग्स आर ए हाइड्रोलॉजिकल फेनोमेना, ठीक है? बोथ ड्राउट एंड फ्लड्स आर हाइड्रोलॉजिकल फेनोमेना, ठीक है? मैं कभी भी ज्योग्राफी का स्टूडेंट नहीं रहा हूं, मैं आपको आज बता रहा हूं। टुडे आई एम स्पीकिंग बिफोर यू, बट मैं आपको इतना लूसिड स्टाइल में बता रहा हूं जैसा कि आपको कोई ज्योग्राफी का टीचर नहीं बताएगा। व्हाई? बिकॉज माई कंसेप्ट इज क्लियर। और मैं कैसे आपको इंटरलिंक किया हूं आप देख लीजिए। यू सी दिस? इसमें आपको कोई दिमाग लगा क्या? कोई दिमाग है क्या इसमें लगने वाली बात है? एक ही हाइड्रोलॉजिकल फेनोमेना है, एक बहुत जो पॉसिटी है या कमी है उसको रेखांकित करता है और ये क्या करता है? एक्सेसिवनेस को रेखांकित करता है। दिस इज कॉल्ड बाढ़, फ्लड, ठीक है? कल मैंने आपको बाढ़ के बारे में बताया था। नाउ आई एम स्टिकिंग टू द पॉइंट ऑफ ड्राउट। अब दोस्तों सबसे पहले इसका डिफिनीशन, आप कह रहे थे ना कि कैसे क्वेश्चंस लिखेंगे, तो जैसे जैसे लिखते हैं, अगर आप क्लास में अगर आप लिखते जाएंगे तो आपका नोट्स वैसे ही बनता जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पढ़ेंगे और दिमाग रहेगा आपका घर पर या सिनेमा हॉल में, तो फिर कोई मतलब नहीं है, ठीक है? इफ यू आर कंसंट्रेटिंग अपॉन मी एंड द क्लासरूम, तो आपके क्वेश्चंस के आंसर बनते जाएंगे और आपको फिर एक्स्ट्रा मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी। तो नाउ इसके परिभाषा क्या है? अगर आपको कोई पूछे कि ड्रॉट का परिभाषा क्या है, अभी तो मैंने कहा कि फ्लड का उल्टा ड्रॉट होता है। ये तो एक सिंपल भाषा हुआ, कॉमन पार्लेंस की बात हुई, एक आम आदमी की बात हुई जो मैंने अभी बताया आपको। लेकिन हम आम आदमी नहीं हैं। यू आर सपोज टू बी एक्सपर्ट इन दैट योर फील्ड। एक्सपर्टीज है आपके पास में, दैट्स वाई यू आर एस्पायरिंग फॉर होल्डिंग द चार्ज ऑफ डिस्ट्रिक्ट, ठीक है? एक आम आदमी डिस्ट्रिक्ट का होल्ड नहीं करता चार्ज, क्योंकि एक डिस्ट्रिक्ट में 40 लाख पॉपुलेशन होते हैं। उसको नियंत्रण करना, उसको व्यवस्थित करना, उसका मैनेजमेंट करना एक एक्सपर्ट आदमी का ही काम हो सकता है। ड्रॉट इज एट, और इसका एक और परिभाषा होगा, ड्रॉट या फ्लड ये एक टेम्पररी फेनोमेना है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मान लीजिए आज की तारीख में अगर झारखंड में ड्रॉट हो गया है तो अगले साल भी ड्रॉट ही होगा। तो व्हाट डज दिस इंडिकेट? ये डिपेंड करता है कि रेनफॉल या प्रिसिपिटेशन के उसकी अवेलेबिलिटी पर। अगर मान लीजिए रेनफॉल बहुत ज़्यादा कम हो गया और जो कि हमारा जो साउथ वेस्ट मानसून है, जिससे कि हमारा पूरा देश साउथ वेस्ट मानसून इससे अफेक्टेड है, तो अगर इसमें कमी आ गई, जो होता रहता है अक्सर 2 साल 3 साल पर, तो इसमें क्या होता है? जैसे कि एक स्टूडेंट अभी बताया कि 50% जो रेनफॉल है उसमें अगर 50% रिडक्शन हो गया तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्रॉट बोलते हैं, ठीक है? उनका कहना सही है। तो इट इज, इसका परिभाषा कैसे होगा? इट इज ए टेम्पोररी फेनोमेना
It is a temporary phenomena where there is a reduction in water और मॉइस्चर माने नमी बिलो द नॉर्मल लेवल। अब जैसे कि आपको पता है, मान लीजिए कि पंजाब में 75 सेंटीमीटर बारिश रेगुलर एनुअल रेनफॉल होता है, ठीक है, पंजाब में। ये हमको मालूम है। ये मालूम कैसे है? क्योंकि हमने 10 साल का उसका हिसाब किताब देखा है कि एवरेज कभी 85 हो सकता है, कभी 65 हो सकता है, कभी 60 हो सकता है सेंटीमीटर, लेकिन एक एवरेज हमने देखा है कि 75 सेंटीमीटर जो है ना एवरेज रेनफॉल हुआ। अब अगर मान लीजिए कि किसी साल मात्र 30 सेंटीमीटर ही रेनफॉल हुआ, व्हाट विल हैपन? क्या होगा? सूखा होगा। लेकिन सूखा सभी फसल में नहीं होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। क्यों नहीं होगा? कि जैसे मान लीजिए कि तिलहन है, तिलहन या दलहन, दलहन को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? पल्सेस। और ये ऑयल सीड्स। आपको पता है कि पल्सेज या ऑयल सीड में पानी की आवश्यकता बहुत कम होती है, लेकिन गेहूं का, चावल का, तो चावल और गेहूं के मामले में क्या हो जाएगा? या कॉटन के मामले में, जो पंजाब कॉटन में बहुत पैदा करता है, तो क्या हो जाएगा? सूखा हो जाएगा, फसल नहीं होंगे। तो आप समझ गए, एनी लैक ऑफ वाटर टू सेटिस्फाई द नॉर्मल नीड्स ऑफ एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, इंडस्ट्री और ह्यूमन पॉपुलेशन में भी टर्म एज ड्रॉट। मतलब कि जो नॉर्मल जो हमारी जो आवश्यकता है उससे अगर कम पानी की अवेलेबिलिटी होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? ड्राउट। ठीक है। अब दोस्तों इसके अब 4 प्रकार होते हैं। जो अब सेकंड फेज हमारा है, ये पहला तो मैंने आपको डिफिनीशन बता दिया। अब दूसरा पॉइंट क्या है हमारा? काइंड्स ऑफ ड्रॉट। क्या क्या बता रहे हैं? मेटियो, हाइड्रोलॉजिकल, इकोलॉजिकल, एग्रीकल्चरल। और एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं, ड्रॉट का जो सबसे जो हाईएस्ट लेवल का जो ग्रेड है, ड्रॉट का अनेक प्रकार का ग्रेड हो सकता है। तो जो सबसे ज़्यादा जो हाईएस्ट लेवल का जो है, माने 1 से 100 के स्केल में अगर अपन देखेंगे, तो अगर 100 के स्केल पर अगर देखें तो उसको क्या बोलते हैं? फैमीन, जिसको बोलते हैं अकाल। अगर 1 से लेकर 100 के स्केल में, 1 से लेकर के 100 के स्केल पर ड्रॉट को अगर रखेंगे तो सबसे जो हाईएस्ट लेवल होगा, माने 90 से अबव, तो दैट इज कॉल्ड फैमीन, मतलब अकाल। ठीक है। और अकाल में दोस्तों क्या होता है? When there is a collapse of everything, when starvation starts, and there is a food scarcity, ठीक है, और mass starvation leading to the large scale death of the people, like 1943 1943 में, 1943 में जब बंगाल में जो अकाल हुआ था उसमें हजारों लाखों लोग मर गए थे बिकॉज ऑफ द मास स्टारवेशन। ठीक है, 1943 में। अब दोस्तों इसका सबसे पहले तो हम देखेंगे कि कॉजेज ऑफ ड्रॉट क्या होता है। कॉजेज, अब ये 4 जो हमने आपको बताया है, इसके पहले हम आते हैं कॉजेज पर। कॉजेज, उसके बाद में चारों के बारे में बताएंगे। कॉजेज, कारण क्या है? पहला, हाँ वो आई एम जस्ट कमिंग, यू सी दिस। नंबर 1, डिफिशिएंट रेनफॉल। जहाँ पर बारिश होना चाहिए, जिस मात्रा में होना चाहिए वो ना हो करके बहुत कम मात्रा में बारिश होती है। देयर इज ए
जो वेरिएशन है, मीन वेरिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो पहला कारण तो वो है डिफिशिएंट रेनफॉल, माने रेनफॉल में कमी, माने बारिश में कमी। पहला कारण क्या है? बारिश में कमी। अब दोस्तों ये मीन वेरिएशन जो है ना वो 10% भी हो सकता है, 20% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है, 40% भी हो सकता है। लेकिन वो अगर 80% हो गया देन इट विल कन्वर्ट इनटू फेमिन। तो मैं अभी फेमिन की बात नहीं कर रहा हूं, दैट इज द हाइट ऑफ द ड्राउट, उस पर अभी आप मत जाएं। मैं केवल ड्राउट पर बात कर रहा हूं। तो बारिश में कमी, जहां पर कि वेरिएशन 10% से लेकर 40% हो सकता है, पहला कारण। दूसरा, डिले इन ऑनसेट। ऑनसेट मतलब बारिश की शुरुआत में आपको पता है ना कि 1 जून को बारिश जो है वो केरल के पश्चिमी घाट में मानसून टच कर जाता है। अगर और वही जब टच करता है तो फिर बंगाल की खाड़ी से होता हुआ साउथ वेस्ट मानसून जो है ना वो बंगाल होता हुआ बिहार की तरफ कितने तारीख को आता है? 10 जून को। 10 जून को बारिश कहाँ होती है? बंगाल बिहार में, ठीक है। उसके बाद में 20 जून तक वो पहुंच जाती है यूपी में, मिडिल में, और करीब 25 और 30 जून तक आप पंजाब तक पहुंच जाती है वो बारिश, ठीक है। ये क्या है? हमारे देश में एक रेगुलर पैटर्न है, ठीक है, और किसान इसके लिए वेट करते रहते हैं। लेकिन अगर यही ऑनसेट लेट हो जाए तो मान लो 1 जून को बारिश जो है वहां केरल में पश्चिमी घाट पर टच ना करे, देन व्हाट विल हैपन? सब बिगड़ जाएगा। मान लो 1 जून के बदले में 15 जून को आए तो फिर क्या हो जाएगा? मान लो एल नीनो इफेक्ट आ गया, जो मैंने आपको मॉनसून में के चैप्टर में पढ़ाया था एक दिन, आज से करीब 3 महीना पहले। एल नीनो, जिसके कारण से मॉनसून पूरा चौपट हो जाता है 10-20 साल में, जो पेरू की खाड़ी से चलती है, ठीक है। आप लोग उस चैप्टर को भी पढ़ना। तो वो क्या हो जाएगा? अगर 15 दिन लेट हो जाए, क्या उतना ही हो जाए, क्योंकि ग्राउंड वाटर तो ऑलरेडी कम हो जाती है। पानी के लिए लोग तरस जाते हैं, 10-10, 20-20 किलोमीटर लोगों को पानी लाना के लिए जाना पड़ता है, ठीक है। हिंदुस्तान के आधे भाग में ग्राउंड वाटर समाप्त हो जाता है। तो अगर 3 सप्ताह अगर विलंब हो जाता है, इसको बोलते हैं डिले होना। मतलब 1 जून के बदले में अगर 20 जून को बारिश शुरू हो जाए, केरल के तट पर आए, तो इसका मतलब क्या हुआ? ड्राउट। ये भी कारण हो सकता है। और तीसरा फैक्टर क्या होता है कि टाइम पर तो बारिश आती है, लेकिन फिर बीच में क्या होता है? 3 सप्ताह के लिए ब्रेक हो जाता है। मतलब आपका मान लो बिहार में 10 जून को बारिश हुआ, 10 से लेकर 15 तारीख तक, और उसके बाद पता लगा कि किसान जब धान की रोपनी करने लगा तो उसके बाद में क्या हुआ कि 1 महीना तक जो है ना बारिश हुआ ही नहीं। तो क्या हुआ? बिचड़ा जितना भी उसने रोपा था सब क्या हो गया? सूख गया। और जितना मेहनत किया था किसान ने वो क्या हो गया? सब बर्बाद हो गया। फसल सूख गए, अब दोबारा से रोपो, और किसान के पास इतनी ताकत नहीं है कि दोबारा से रोपनी करेगा, तो खेत गिरा रह गया, ठीक है। एक कारण टाइमली होना, सडन ब्रेक। और चौथा क्या होता है? अर्ली विड्रॉवल। सबको मालूम है कि मानसून जो है वो से हमारे देश में बारिश होती है, और वो सितंबर तक बारिश होती है। सितंबर के बाद में क्या होता है? मानसून विड्रॉ करता है, ठीक है। और फिर आप देखते हैं कि अक्टूबर नवंबर में तमिलनाडु में जबरदस्त बारिश होती है, वही जो मानसून जब रिट्रीट करती है, तो जिसके कारण से कावेरी नदी में बाढ़ आ जाती है, ठीक है, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन अगर मान लीजिए कि वो मानसून रिट्रीट कर जाए अगस्त में ही, देन व्हाट विल हैपन? जो धान के जो फसल लगे हुए हैं उसको पानी मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा, बारिश ही नहीं होगी, सूख जाएगा। क्योंकि जो विड्रॉल हो गया, जो वापसी का समय जो है वो पहले ही हो गया। तो देयर आर 4 फैक्टर्स
दैट कॉजेस ड्राउट। अब दोस्तों, अब हम चलते हैं 4 प्रकार के जो मैंने आपको कहा, मेटेरोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, इकोलॉजिकल और एग्रीकल्चर, इस पर हम बात करेंगे। अब मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट मतलब क्या होता है? जब बारिश में कमी होती है। अब बारिश में कमी कितनी होती है? अगर मान लीजिए लेस देन 75%, अभी एक स्टूडेंट ने बताया था कि 50%, नो, 75 लेस देन 75%। अगर लेस देन 75% अगर बारिश हुई तो उसको क्या बोलेंगे? मेटेरोलॉजिकल ड्राउट। अब जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, मान लो किसी जगह पर एक एनुअल रेनफॉल जो है 100 cm है साल में। अब वहां पर क्या हो गया? 70 cm ही रेनफॉल हुआ। तो व्हाट इज ये क्या हुआ? ये आएगा इसी श्रेणी में, हाँ, सूखे श्रेणी में और मेट्रोलॉजिकल श्रेणी में आएगा। और अगर ये 75 के बदले में 50% रिडक्शन हो जाए, ठीक है, तो ये इसको क्या बोलेंगे? एक्सेसिव ड्राउट। हाँ, एक्सेसिव ड्राउट। 50% से ज़्यादा अगर वेरिएशन होता है तो क्या बोलेंगे? एक्सेसिव ड्राउट। मतलब 100 cm अगर रेनफॉल हो रहा है कहीं पर, मान लो बिहार में हो रहा है, दरभंगा डिस्ट्रिक्ट में, 10 साल का हमें मालूम है, और अभी 2021 में जो है 50% ही हुआ, 48 cm हुआ सेंटीमीटर। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक्सेसिव ड्राउट, अत्यधिक सूखा, सीवियर ड्राउट जिसको बोलेंगे, बहुत ज़्यादा। हमारे देश में अगर आप एक एवरेज देखोगे तो हमारे देश में जो रेनफॉल है वो क्या होता है? एवरेज रेनफॉल क्या है? 118 सेंटीमीटर। तो सीएम कितना होगा? यही तो होगा 118 cm। हाँ तो ठीक है, तो सही तो बोल रहा हूँ मैं। 118 cm रेनफॉल है, ये पूरे देश के लिए है। एक एवरेज होता है, एवरेज रेनफॉल है, ठीक है। एक चीज़ और दोस्तों जानना जरूरी है, कोई वेरिएशन जो होता है हिंदुस्तान में रेनफॉल में, वो कहाँ सबसे ज़्यादा होता है? जहाँ पर कि रेनफॉल की मात्रा कम होती है। अब ब्रह्मपुत्र की वैली में आपको मालूम है कि सबसे ज़्यादा रेनफॉल होता है, ठीक है, 200 सेंटीमीटर से भी ऊपर होता है। ये तो मैं 118 तो पूरे देश के लिए बताया, एक एवरेज बताया है। पश्चिमी घाट में 200 से लेकर 400 सेंटीमीटर भी हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से ब्रह्मपुत्र के मैदान में, मेघालय में 300 सेंटीमीटर भी हो सकता है। तो वहां पर जहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, एनुअल रेनफॉल ज्यादा होती है, वहां पर वेरिएशन बहुत कम होता है। ये हमेशा हमारे देश का जो सबसे बड़ा जो माइनस पॉइंट है वो क्या है? माइनस पॉइंट ये है कि जहां पर बारिश की मात्रा कम होती है वहां पर वेरिएशन भी बहुत ज्यादा होता है। जैसे जैसलमेर में, जैसलमेर कहां पर है? कहां पर है? ये सबसे ज्यादा शुष्क इलाका है। यहां पर 10 cm माने 10 सेंटीमीटर बारिश ही रिकॉर्ड किया जाता है साल में, ठीक है। हिंदुस्तान में सबसे कम होता है बारिश यहां, ठीक है। ये एक एवरेज है, इसका मतलब ये नहीं कि 10 सेंटीमीटर ही होगा, 20 सेंटीमीटर भी हो सकता है। एवरेज जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 10 साल का हमने एक रिकॉर्ड लिया हुआ है और उस आधार पर हम बोल रहे हैं 10 सेंटीमीटर बारिश होती है। तो यहां पर सबसे ज्यादा वेरिएशन भी यहां पर सबसे ज्यादा होगा। अभी आपने देखा होगा पूना कहां पर है? पूना आपने देखा है? हाँ, उसकी क्या विशेषता है? पश्चिमी घाट से किधर है वो? हाँ, पश्चिमी घाट के लिवार्ड साइड में है, तो इसलिए वहां पर बारिश कम होती है, ठीक है। तो वहां पर बारिश कम होती है, लेकिन पश्चिमी घाट जो अरबिया ऑफ द कोस्ट ऑफ अरबियन सागर है, तो वहां पर बारिश बहुत ज्यादा होती है, ठीक है, क्योंकि वो फ्रंट साइड में है, ठीक है।
तो दोस्तों यहां पर वेरिएशन बहुत ज़्यादा होगा, और ज़्यादा जहां पर बारिश की मात्रा हिंदुस्तान में कम होती है वहां पर वेरिएशन भी बहुत ज़्यादा होती है, और इसके कारण से सूखा जो है हिंदुस्तान के बहुत बड़े भूभाग पर हर 2 साल 4 साल में पड़ता रहता है। ठीक है, ये हमारे देश की सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट क्या होता है? हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट के दो वेरिएंट हैं। क्या क्या है? एक सरफेस वाटर ड्राउट और दूसरा ग्राउंड वाटर। सरफेस वाटर में कमी, सरफेस वाटर में जब कमी होता है दोस्तों तो क्या होता है? नदी नाले सूख जाते हैं, झरने सूख जाएंगे, लेक को क्या बोलते हैं? झील, पौंड, तालाब, बड़े बड़े तालाब, रिजर्वायर, माने पानी का जो बड़ा बड़ा जो टैंक होता है वो सब सारे सूखने लगते हैं। ठीक है, और इसका इफेक्ट किस पर पड़ता है? हमारे एग्रीकल्चर पर, खेती पर पड़ता है। फसल सूखने लगते हैं क्योंकि हमें इरिगेशन का कोई साधन ही नहीं है अब बचा है। उसी तरह से दूसरा पॉइंट क्या होता है? ग्राउंड वाटर ड्राउट। जब देखते हैं कि जो ग्राउंड वाटर, खास करके आप जो मैदानी भाग में तो ग्राउंड वाटर बहुत है हमारे देश में, जो डेकान ट्रैप का इलाका वहाँ पर ग्राउंड वाटर बहुत कम है। ठीक है, लेकिन जो मैदानी भाग है पंजाब से लेकर के बंगाल तक, गंगा ब्रह्मपुत्र का मैदान, तो वहाँ पर तो ग्राउंड वाटर की कोई कमी नहीं है, लेकिन वहाँ पर भी जो ग्राउंड वाटर की कमी होने लगती है। ठीक है, अगर एनुअल प्रेसिपिटेशन 50% से कम अगर होने लगेगा तो, ठीक है, तो वो जो एक्सेसिव जो मैंने बताया, अत्यधिक जो सूखा पड़ता है तो इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? ग्राउंड वाटर इफेक्ट पड़ता है। अभी आप अमूमन अगर बिहार में चले जाएं तो 50 फीट के नीचे पानी आपको मिलेगा, लेकिन अगर वह एनुअल प्रेसिपिटेशन जैसे मैंने कहा कि 50% से कम हो जाए किसी साल, तो फिर आपको 90 फीट, 100 फीट, 150 फीट, 200 फीट नीचे पानी जाकर फिर पानी मिलेगा आपको। ठीक है, तीसरा फैक्टर क्या है? एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल ड्रॉट में क्या होता है? मैंने आपको इसके बारे में पूरा डिटेल में व्याख्या कर दिया हुआ है। फिर से बोलिए आप। उनका कहना यह है कि जो एग्रीकल्चर ड्रॉट ऐसे होता है कि जब आप देखते हैं कि इसमें क्या होता है? इवेपोरेशन होता है हर पौधे में, जो हम प्लांट रोपते हैं उसमें जब बहुत ज़्यादा इवेपोरेशन होता है इन कंपैरिजन टू जो नमी वातावरण में है, तो उसके कारण से क्या होता है? पौधे सूखने लगते हैं। ठीक है, और जब ये पौधे सूखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? विल्टिंग पॉइंट, उसके पौधे पत्ते मुरझाने लगते हैं। तो ये जो है वो सूखा का प्रभाव है, और उसके कारण से फसल जो है ना बर्बाद होने लगता है। दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल ड्राउट। दूसरी बात है कि अपने देश में अभी हाई यील्डिंग वेराइटीज और ग्रीन रिवॉल्यूशन, खास करके पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, बिहार में और बहुत सारे जगह ये क्या हुआ है? ग्रीन रिवॉल्यूशन। ग्रीन रिवॉल्यूशन में क्या होता है? हरित क्रांति में हाई यील्डिंग वेराइटी HY, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इसका इस्तेमाल होता है। आपको एक्सेसिव इरिगेशन की जरूरत होती है, टाइम टेबल से इरिगेशन की जरूरत होती है। तो अगर आप इरिगेशन नहीं कर पा रहे हो टाइम टेबल से, तो व्हाट विल हैपन? आपका फसल बर्बाद होने लगेगा। ठीक है, और उल्टा उसमें रिएक्शन होने लगेगा, क्योंकि आप फर्टिलाइजर दे दिया और पानी है ही नहीं, या इवेपोरेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, उसके अनुपात में वातावरण पौधे को नमी नहीं मिल रहा है। और नमी क्यों नहीं मिल रहा है? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ वाटर। तो देन व्हाट विल हैपन? इट विल रिजल्ट इनटू एग्रीकल्चरल ड्राउट, अंडरस्टैंड, एंड दिस विल रिजल्ट इनटू द लो प्रोडक्टिविटी, उत्पादकता में कमी।
और लो प्रोडक्टिविटी होगा तो क्या होगा? फूड शॉर्टेज, फूड। और चौथा मैंने कहा था इकोलॉजिकल ड्राउट। अब दोस्तों इकोलॉजिकल ड्राउट मतलब क्या होता है? ऐसा ड्राउट, ऐसा सूखा जिसमें कि वातावरण जो है, जो पर्यावरण है, वो पूरी तरह से चरमरा गया है। और पर्यावरण क्या है? आपको मैंने एक दिन क्लास में बताया था कि हाँ, देयर इज ए सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन बायोटिक एंड एबायोटिक। ठीक है, तो सिम्बायोटिक रिलेशन जब टूट जाएगा, व्हाट विल हैपन? इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाएगा। मैंने एक दिन आपको बताया था कि कैसे प्रकृति जो है ना इकोलॉजिकल बैलेंस रखता है। जैसे घास है, उसके बाद उसके ऊपर हिरन है, उसके ऊपर शेर है। ठीक है, तो ये जो इकोलॉजिकल जो बैलेंस है, जो पर्यावरण का जो संतुलन है, वो पूरी तरह से ड्राउट में क्या होता है? चरमरा जाता है। और उसका इफेक्ट क्या पड़ता है? अगर मान लो घास सूख जाएगा तो ग्रोथ, हिरन के ग्रोथ पर क्या असर पड़ेगा? वो भी मरेगा, क्योंकि उसको फॉडर नहीं मिलेगा। और जब हिरन मरने लगेगा तो शेर भी मरेगा, क्योंकि उसको उतना आहार नहीं मिलेगा। तो तीनों इफेक्टेड हो गए ना। दिस इज कॉल्ड इकोलॉजिकल इम्बैलेंस। और ये इस इकोलॉजिकल इम्बैलेंस को बैलेंस लाने के लिए प्रकृति को 4-5 साल 10 साल करना पड़ता है। ठीक है, प्रयास करने होते हैं, तब जाकर के पुनः उस एरिया में इकोलॉजिकल बैलेंस स्थापित हो पाता है। अभी आपने देखा होगा पन्ना में क्या था? पहले टाइगर था। क्या हो गया? सब टाइगर मर गया। क्यों मरा? बिकॉज ऑफ द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। वहां पन्ना का जो जंगल था, एक तो जंगल को लोगों ने अंधाधुंध कटाई किया, दूसरा वहां जो है वो पूरा एरिया क्या हो गया? वीरान हो गया। वीरान हो गया तो उसके बाद में क्या हुआ? वहां के जो पशु पक्षी थे वो भी धीरे धीरे खत्म होते गए। एंड अल्टीमेटली जो कार्निवोरस एनिमल था, जो टाइगर था, वो क्या हो गया? खत्म हो गया। इसलिए मध्य प्रदेश सरकार ने अभी फिर रिलोकेट किया है वहां पर। ठीक है, तो आप देख सकते हैं इसका क्या एक दूसरे से जुड़ा हुआ है मामला। तो देयरफॉर ट्रांजिशन फ्रॉम मेटेरोलॉजिकल ड्रॉट टू हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट एंड देन ऑन टू एग्रीकल्चरल ड्रॉट आर ए स्लो प्रोसेस। धीरे धीरे स्लो प्रोसेस है। अब दोस्तों इसका हम इम्पैक्ट पढ़ाएंगे आपको। हमारे पास समय भी अब कम है। ड्रॉट के इम्पैक्ट क्या हैं? सूखे के प्रभाव क्या हैं? अब आप लोग बताओ, सूखे के क्या क्या प्रभाव होंगे? पहला तो रन ऑफ वाटर जो है, जो पानी जो सरफेस पर वो ख़त्म हो जाता है। दूसरा, वाटर टेबल घट जाता है। जब हमें 60 फीट पर मिलता है, वो जब ड्रॉट होता है तो हमें 150-200 फीट नीचे पानी मिलता है। बहुत सारे जो एग्रीकल्चर हैं, जैसे कि गेहूं जिसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत है, चावल, वो अफेक्टेड हो जाता है, उसकी उपज नहीं हो पाती। कॉटन में पानी की ज़्यादा आवश्यकता होती है, ईख में ज़्यादा की आवश्यकता होती है। ये सारे फसल जो है क्या होते हैं? डैमेज होते हैं। अगला क्या है? इसका असर होता है डिक्लाइन इन कल्टिवेटेड एरिया। जो जमीन जो जुताई का जो भाग है उसमें कमी आने लगती है। और जब डिक्लाइन इन कल्टिवेटेड एरिया होगा तो क्या होगा? प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्शन है हमारे देश का, वो भी घटेगा। प्रोडक्शन विल ड्रॉप। जब प्रोडक्शन घटेगा तो एम्प्लॉयमेंट माने रोजगार की समस्या भी घटे, माने बेरोजगारी बढ़ेगी। रोजगारी घटेगी, बेरोजगारी बढ़ेगी, क्योंकि सब लोगों को काम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जो मान लीजिए 50 हेक्टेयर में खेती होना चाहिए, वो हो रहा है कितना? 20 हेक्टेयर में। ठीक है, तो उतने मजदूर की जरूरत नहीं है। या उतने मजदूरों की जरूरत नहीं है तो वो बाकी लोग क्या है? बैठे हुए घर पर। ठीक है, तो सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इसका आगे परिणाम क्या होगा? फॉल इन परचेजिंग पावर। लोगों के क्रय शक्ति में कमी आएगी। पीने के पानी का अभाव होगा। चारा, पशुओं के लिए चारा का अभाव होगा। लोगों के लिए भोजन में कमी आएगी। सामानों के दाम बढ़ेंगे।
राइज इन कॉस्ट ऑफ डेली गुड्स, लोग एक जगह से दूसरे जगह भागेंगे, माइग्रेट करेंगे, क्योंकि जहां पर वो है वहां पर तुमको खाना मिल नहीं रहा है। तो इन सर्च ऑफ एम्प्लॉयमेंट दे विल फ्ली अवे फ्रॉम दैट एरिया। बहुत सारे मृत्यु भी होगा मेल न्यूट्रिशन के कारण से, डेथ रेट बढ़ जाएगा। और इसका एक परिणाम और भी होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में कमी होने पर जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है उसमें भी कमी आएगी। और ये अल्टीमेटली जो हमारे देश का जो अर्थव्यवस्था का जो ग्रोथ रेट है, जो विकास दर है, उसको इम्पैक्ट करेगा, मतलब उस पर प्रभाव डालेगा। सामाजिक टेंशन बढ़ेंगे, सोशल स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगा, झगड़ा फसाद बढ़ेगा, मुकदमाबाजी बढ़ेगा, मारपीट की घटना ज़्यादा बढ़ेगी, चोरी चकारी बढ़ेगी, लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम होगा। तो ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो ड्रॉट के महत्वपूर्ण इंपैक्ट हैं। इतना आप लिख देंगे, दैट इज सफिशिएंट। अब दोस्तों लास्ट में हम चलते हैं ड्राउट मैनेजमेंट प्रोग्राम। ये ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम, ड्रॉट प्रोन 1974 में भारत सरकार ने शुरू किया, ठीक है। और इसके महत्वपूर्ण क्या क्या हैं अब इसके बारे में हम बताएंगे आपको। ये लिख लीजिए, 615 ब्लॉक में इसको शुरुआत किया गया, 615 ब्लॉक पूरे भारतवर्ष में, ठीक है। और ये इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के रूप में शुरू हुआ। और सबसे पहला जो है ना, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स या इसके अवयव क्या क्या हैं, इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। पहला इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट। वाटरशेड मैनेजमेंट क्या होता है, व्हाट डज दिस मीन? आपने देखा होगा कि हर एरिया का एक वाटर, तो जल संग्रहण क्षेत्र है, ठीक है। छोटे छोटे वाटरशेड मिलकर के एक बड़े वाटरशेड का निर्माण करता है, ठीक है। तो अब उस वाटरशेड को इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट का प्रोग्राम और वाटर रिसोर्सेज को मैनेज करना। जैसे आपने झाबुआ में देखा होगा कि उन्होंने क्या किया कि वहाँ के पानी जो है जैसे भाग जाते थे, बारिश होती थी भाग जाते थे नदी नाला होते हुए, तो उन्होंने क्या किया कि जगह जगह उन्होंने कुंटूर बनाना शुरू किया, बंड। जैसे कि यह ज़मीन है तो यहाँ पर एक बांध बांध दिया, फिर एक बांध यहाँ बांधा, यहाँ पर फिर पेड़ रोप दिया, यहाँ भी पेड़ रोप दिया, तो यहाँ का जो पानी है यहाँ पर अटका, यहाँ का फिर पानी, यहाँ से पानी आया तो यहाँ पर अटका। इस तरह से हम लोगों ने ये काम किया था। तो ये जो पानी, जिस तरह से ये पानी जो लगातार इधर से पानी बहाव पूरा निकल कर यहाँ नदी में जाकर चला गया, तो उसको रोकने का एक तरीका है कि इधर का पानी जो है यहीं रोकेंगे, ठीक है। तो इससे क्या हुआ कि सरफेस वाटर में वृद्धि होने लगी, समझ रहे आप? सरफेस वाटर में और ग्राउंड वाटर दोनों में वृद्धि होना, दैट इज द फंक्शन ऑफ द वाटरशेड मैनेजमेंट, यू नो। सेकेंड, दूसरा पॉइंट क्या था, सॉइल एंड मॉइस्चर कंजर्वेशन। दूसरा पॉइंट क्या है, सॉइल। आप देखेंगे, आप जैसे कि भिंड में आप क्या देखते हैं, सॉइल का इरोजन होता है, जमीन का कटाव, मिट्टी का कटाव, और उससे क्या होता है, बीहड़ बन जाता है। अगर मान लीजिए यह पानी का बहाव है, अगर मैं यहाँ रोक दूं, उसको यहाँ रोक दूं, तो फिर इधर तो बहाव बंद हो जाएगा ना। तो वही बीहड़ का रोकने का तरीका यही है। होता क्या है कि वहाँ की मिट्टी इतनी फुसफुसी है, बहुत हल्की मिट्टी है, तो अपने साथ में दूसरे मिट्टी भी लेके चली जाती है और धीरे धीरे वो गली का निर्माण करने लगती है। जो एक पानी बहाव का एक रास्ता होता है वो बाद में काफ़ी चौड़ा हो जाता है। और ये मिट्टी जो है ना, यहाँ पर एक कंदरा का निर्माण करता है, करीब 2 बांस 3 बांस, करीब 40 फीट 50 फीट गहरा हो जाता है, गड्ढा टाइप, दैट इज कॉल्ड बीहर। तो उसको रोकने का तरीका है कि वहाँ पर आप ज़्यादा पानी का फैलाव नहीं होने दीजिए, रोकिए उसको, ठीक है। तो सॉइल कंजर्वेशन दूसरा पॉइंट है। तीसरा, एफॉरेस्टेशन विथ स्पेशल एम्फेसिस ऑन सोशल फॉरेस्ट्री। समाज के, हमने आपको फॉरेस्ट्री के बारे में बताया था पूरा डिटेल में, आप उसको वीडियो को देखिए। सामाजिक वानिकी बोलते हैं। सामाजिक वानिकी का मतलब क्या होता है, ऐसा फॉडर का इंतजाम करना या पैदा करना जिससे कि जलावन का उपयोग हो, फ्यूल वुड हमें मिल सके, लोकली अवेलेबल हो सके,
ठीक है। और इमारती लकड़ी भी मिल सके जिससे कि हम फर्नीचर बना सकें, घर बना सकें। दैट इज द पार्ट ऑफ द सोशल फॉरेस्ट्री। तो ठीक है, तो एफॉरेस्टेशन में वाणिज्य की आप वृक्षारोपण करें, और वृक्षारोपण में भी सबसे ज़्यादा इंफासिस किस पर रखें? सामाजिक वानिकी पर। ठीक है, तो उससे क्या होगा? और एक फायदे होंगे, जो जमीन का जो कटाव होता है खास करके चंबल में या नदियों के मुहाने अगल बगल में, तो उसको रोक करने में सबसे ज़्यादा जो फायदेमंद चीज़ है वो क्या है? एफॉरेस्टेशन है, वानिकी है। तो ये तीसरा पॉइंट है। चौथा, डेवलपमेंट ऑफ पास्चर लैंड। पास्चर मतलब चारागाह। हमारे पशु हैं किसानों के पास में, गाय है, भैंस है, बैल है, बकरी है, तो उसके लिए चारागाह भी होना चाहिए ना। तो वो ये इसका एक भाग है। ठीक है, और इसके अलावा लाइव स्टॉक डेवलपमेंट, डेयरी डेवलपमेंट। लाइव स्टॉक डेवलपमेंट मतलब क्या होता है? जो किसानों के पास में जो पशु हैं उनकी गुणवत्ता में सुधार करना। अब गुणवत्ता में सुधार कैसे होगा? उसके बहुत फैक्टर हो सकते हैं। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर खोला जाए, अच्छे क्वालिटी के जो है क्या कहते हैं गाय बकरे वगैरह पैदा किया जाए जो अच्छी दूध देती हो, अधिक मात्रा में दूध देती हो। इसका मतलब ये हुआ। और इसके अलावा हमने क्या कहा? डेयरी डेवलपमेंट। डेयरी डेवलपमेंट तो आप जानते ही हैं, दुग्ध उत्पादन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एग्रीकल्चर मतलब क्या होता है। थोड़ा सा मैं आपको बता देना चाहता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रीकल्चर? जब हम एग्रीकल्चर कहते हैं तो मैडम आप क्या समझते हैं इससे? कृषि से आप क्या समझते हैं? व्हाट डू यू न्यू? अगर मैं एग्रीकल्चर कहता हूं तो इसका मतलब क्या होता है बताइए आप। यार तुम जबरदस्त व्याख्या कर दिया प्रमोद ने, तुमने, थैंक यू वेरी मच। जमीन से जुड़े हुए जो भी एक्टिविटी हैं दैट इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। ये बहुत अच्छा व्याख्या किया, एक दिन मैंने बोला था, सही पकड़ा इसको। अब डेयरी डेवलपमेंट क्या होता है? दुग्ध उत्पादन। हॉर्टिकल्चर भी उसका पार्ट है एग्रीकल्चर का, फिशरी भी है, पोल्ट्री भी है। सामाजिक वानिकी मैंने अभी आपको बोला था वो भी है, फॉरेस्ट्री भी है। ये सारे जो हैं वो एग्रीकल्चर के हिस्से हैं, बिकॉज दे आर ऑल अटैच टू लैंड। विदाउट लैंड आप कोई भी चीज प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, तो दोस्तों अब ये डेयरी डेवलपमेंट हमने क्यों बोला है सर? क्योंकि आप जानते हैं कि केवल एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन से किसान की उन्नति नहीं हो सकती है। उसके लिए उसको दूसरे व्यवसाय भी से जोड़ना होगा। जैसे आप चाइना में देखेंगे, जैसे मैंने एक दिन लेक्चर में कहा था कि चाइना में जो टोटल जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है ना, उसमें हॉर्टिकल्चर का भाग है 42%। ये बहुत बड़ी बात है। टोटल एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है उसमें चाइना में हॉर्टिकल्चर का, जो कि एग्रीकल्चर का एक पार्ट है, क्या है? 42% उसका जो है ना पार्ट है। हमारे देश में ऐसा नहीं है। तो इसलिए वहां के किसान क्या हो गए? बहुत समृद्ध हो गए, कैश क्रॉप बहुत ज्यादा हो गया उनके पास। तो ये जो यहां पर जो हम डेयरी डेवलपमेंट जो लिखे हैं वो इसीलिए लिखे हैं। अगला है वाटर हार्वेस्टिंग। अब चूंकि समय नहीं है इसलिए मैं इसको शॉर्ट कर रहा हूं। लिखो आप लोग। 7वां रोटेशन ऑफ क्रॉप्स। 8वां क्या? फिर से बोलो। हाँ, यस, अल्टरनेटिव लैंड यूज। ठीक है। 10 डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एग्रीकल्चर, डेवलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज, और लास्ट में डेवलपमेंट ऑफ अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या होता है? सोलर, बायोगैस, टाइडल,
जो जो परम कन्वेंशनल एनर्जी का हिस्सा नहीं है, दैट इज कॉल्ड अल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जैसे कि सोलर एनर्जी, आप जानते हो कभी भी खत्म होने वाला एनर्जी नहीं है। बायोगैस एनर्जी, वो भी कभी खत्म नहीं होगा। टाइडल एनर्जी है, ठीक है, जो तरंग से या लहर से उत्पन्न होता है। विंड से उत्पन्न होता है, हवा से। अभी आपने देखा होगा यहां से भोपाल तक जाएंगे बहुत सारे आपको विंड हाँ, तो वो बायोगैस में ही पार्ट में आता है। हाँ, तो दोस्तों ये सारे चीज अगर हम करते हैं, एक अभी इजराइल वाले ने क्या किया, डीसैलिनेशन ऑफ, वहां पर पानी की बहुत कमी है, तो उन्होंने क्या किया, डीसैलिनेशन सी वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस। डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर फॉर इरिगेशन पर्पसेस, ये इजराइल वालों ने किया हुआ है। हालांकि ये कॉस्टली है, तो वहां पर पानी नहीं है उनके पास में, तो वो समुद्री पानी को क्या कर रहे हैं, कन्वर्ट कर रहे हैं, डीसैलिनेट करके फिर जो है ना उसको पीने योग्य पानी या सिंचाई में उसका उपयोग कर रहे हैं। ठीक है, तो हमारे देश में भी बहुत सारा ऐसे जगह है जहाँ पर कि पानी है ही नहीं। राजस्थान में नहीं है, गुजरात के बहुत सारे इलाकों में नहीं है, वहाँ पर ये हो सकता है इसका उपयोग। हालांकि कॉस्टली है ये। अगर धीरे धीरे अगर टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो जाएगा और जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन घट जाएगा तो इसका भी हम उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए सरकार ने अभी क्या किया, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट, एक याद रखना ये इंस्टीट्यूट का नाम, सेंट्रल एरिड रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, ये इंस्टीट्यूट बनाया है। इसका काम क्या है कि कम पानी में ज्यादा से ज्यादा उपज उत्पन्न करना, माने रेन फेड प्रोडक्शन। वहां भी है, हैदराबाद में भी है। ये चीज, ये 2-3 इंस्टीट्यूट है, इसके बारे में आपको मालूम होना चाहिए। तो ये सारे यदि मेरे 11-12 पॉइंट आप लिख दोगे, ड्रॉट प्रोन एरिया प्रोग्राम DPAP स्टार्टेड इन 1974 इन 615 ब्लॉक्स। ठीक है, तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हिंदुस्तान में करीब 60% एरिया ऐसा है जो कि ड्रॉट प्रोन एरिया है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मैं क्या बोल रहा हूं। तो वहां पर जो रेन फेड जो कल्टीवेशन है, वो हमारा एक टॉपिक भी है, वीडियो है उसमें, इंडियन इकोनॉमी में आप खोल करके देखिएगा, तो डिटेल में मैंने बताया हुआ उसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा वीडियो। थोड़ा सा रूखा तो था, अच्छा लगा आप लोगों को, ठीक लगा? थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू।